हेलो एवरीवन, आई एम मान्यता और मैं आज आपको पढ़ाने वाली हूँ साइंस सिंकोरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म के थ्रू। तो आज हम साइंस में पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में हमारा पहला चैप्टर रहेगा इलेक्ट्रिसिटी। आज हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, कैसे जनरेट होती है, कहाँ यूज होती है और कई सारी चीजें इसके बारे में। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? हमारे घर में हम जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस देखते हैं, जैसे कि वो फ्रिज हो, एसी हो, टीवी हो, वॉशिंग मशीन हो, लैपटॉप हो या एक्सेट्रा एक्सेट्रा, फैन हो, हम ये जितनी भी चीजें देखते हैं ये किससे चलती हैं? ये चलती है इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? ये एक तरीके की एनर्जी की फॉर्म है। क्या है ये? फॉर्म ऑफ एनर्जी। क्या है ये? फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये किस तरीके की एनर्जी है? इलेक्ट्रिकल पावर। किस तरीके की एनर्जी है ये? इलेक्ट्रिकल पावर। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? हमारे घर में जितने भी अप्लायंसेस होते हैं जो कि हम रोजमर्रा में यूज लेते हैं, उनका क्या करती है? उनको चलाने का काम करती है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। भाई, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कहाँ से होती है? किसी भी चीज को आने के लिए कोई ना कोई एक सोर्स चाहिए होता है। आप सब्जियां खाते हो, सब्जियां कहाँ से आती हैं? प्लांट से आती हैं। आप अपने घर में फर्नीचर लगवाते हो, फर्नीचर कहाँ से आता है? वुड से आता है। वुड कहाँ से आती है? फॉरेस्ट से आती है। तो उसी तरह हर किसी चीज को लाने के लिए एक सोर्स होता है उसका। तो वो सोर्स क्या क्या है, हम वो पढ़ते हैं। पहला सोर्स है विंड एनर्जी। क्या है पहला सोर्स? विंड एनर्जी। विंड एनर्जी वो होती है जिससे हम क्या करते हैं? विंड की मदद से क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। क्या होता है? विंड की मदद से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अब हम बात करते हैं सोलर एनर्जी की। सोलर एनर्जी जो हमने नाम सुना है, सोलर एनर्जी, तो ये सोलर का मतलब क्या होता है? सोलर का मतलब है जो एनर्जी कहां से प्रोड्यूस हो रही है? सन से। समझ में आया? जो एनर्जी कहां से प्रोड्यूस हो रही है? सन से। तो अभी हमने कितनी पढ़ी? विंड एनर्जी, सोलर, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी। विंड एनर्जी क्या होगी? जो हवा से जनरेट होगी। सोलर एनर्जी क्या होगी? जो सन की रेस से जनरेट होगी। और अब लास्ट में आता है वाटर एनर्जी। वाटर का मतलब तो आप समझ ही गए होंगे, H2O। वाटर क्या क्या होता है? वाटर क्या है? H2O। तो वाटर भी क्या होता है? एक सोर्स है। किसको जनरेट करने का? इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने का। अब हम देखते हैं कि ये सोर्सेस कैसे काम आते हैं, या फिर किस तरह से इन तीनों चीजों से क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। अब हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। अब ये आ गया सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ने वाले हैं हम? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। अब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में पहला हमने क्या पढ़ा था? विंड एनर्जी। क्या पढ़ा था? विंड एनर्जी। तो हम बात करते हैं विंड एनर्जी क्या होती है। अब देखिए आप यहां पे विंड एनर्जी क्या है? यहां पे एक देख रहे हैं आप, ये एक मशीन देख रहे हैं जो कि बार बार क्या कर रही है? रोटेट कर रही है कुछ इस तरह से। इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोपेलर। ये जो इसके विंग्स हैं, पंखे की तरह नहीं है ये, कुछ पंखे की तरह है ना, तो इसके जो विंग्स हैं जो बार बार इस तरह से रोटेट कर रहे हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? प्रोपेलर। ठीक है, क्या बोलेंगे? प्रोपेलर। और इस पूरी मशीन को क्या बोलेंगे हम? इस पूरी मशीन को हम बोलेंगे विंड टरबाइंस। क्या बोलेंगे? विंड टरबाइंस। तो ये विंड टरबाइंस क्या करती हैं? जैसे ही इनकी तरफ एयर आएगी, ये क्या करेंगी? एयर के थ्रू रोटेट होने लग जाएंगी। भाई, एयर का फोर्स लगेगा इसकी विंग्स पे, तो विंग्स क्या करने लगेंगी? विंग्स रोटेट होने लगेंगी इस तरह से। अब जब यहाँ पे एयर का फोर्स लग रहा है, विंग्स रोटेट हो रही हैं, उसके रोटेट होने से यहाँ पे इस पॉइंट पे, इसके मिड सेंटर पे एक मैकेनिज्म होता है। वो मैकेनिज्म क्या करता है? जो विंड की क्या करता है?
जो विंड की काइनेटिक एनर्जी होती है, क्या करता है, जो विंड की काइनेटिक एनर्जी होती है उसको किस में चेंज करता है, मैकेनिकल एनर्जी में। क्या करता है ये, विंड की, हवा की काइनेटिक एनर्जी को किस में चेंज करता है, मैकेनिकल एनर्जी में। और उस मैकेनिकल एनर्जी से क्या बनाता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा विंड टर्बाइन्स कहां देखने को मिलते हैं, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, और गुजरात। कहां देखने को मिलते हैं सबसे ज्यादा, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो ये बात किसकी हो गई, विंड टर्बाइन्स की, कि भाई विंड से कैसे एनर्जी बन रही है। ठीक है, अभी जो विंड टर्बाइन्स होते हैं कैसे होते हैं, ये इको फ्रेंडली होते हैं। अच्छा, तो टर्म इको फ्रेंडली का मतलब क्या होता है, टर्म इको फ्रेंडली का मतलब ये होता है कि कोई भी वर्क या कोई भी ऐसी एक्टिविटी हम कर रहे हो जिससे इन्वायरमेंट को क्या हो, हार्म ना पहुंचे। जैसे कि कार दो तरीके की आती है, कैसी होती है, पेट्रोल और बैटरी वाली। तो बैटरी वाली जो होती है वो कैसी होती है, इको फ्रेंडली, क्योंकि उससे इन्वायरमेंट को कोई हार्म ही नहीं हो रहा। पर जो पेट्रोल वाली होती है उनसे क्या निकलता है, धुआं निकलता है, और वो धुआं क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और वो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करती है, इन्वायरमेंट को क्या करती है, पॉल्यूटेड करती है। तो वो क्या कहलाएगा, इको फ्रेंडली कहलाएगा, नहीं। तो उसी तरह से जो विंड एनर्जी होती है वो कैसी होती है, इको फ्रेंडली होती है। और यही नहीं, ये तीनों एनर्जीज जो हम पढ़ने वाले हैं ये कैसी होती है, इको फ्रेंडली होती है। इनका इन्वायरमेंट के पोल्यूशन से कोई नाता नहीं होता है। तो अब हम बात करते हैं सोलर एनर्जी की। तो सोलर एनर्जी एक ऐसी सोर्स है जो कि आपने मोस्ट कॉमन हर जगह देखी होगी। आजकल लोग अपने घर में सोलर पैनल्स लगवाते हैं, इस तरह के सोलर पैनल्स लगवाते हैं। सोलर पैनल्स में क्या होता है, ये सोलर पैनल्स सन से क्या करते हैं, सन से रेज लेते हैं। ये हमारा सन है, ठीक है, ये सन से क्या करेंगे, सन से रेज लेंगे और रेस को ट्रैप करके क्या बनाएंगे, रेस को ट्रैप करके ये बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी। क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी। तो उसी तरह से जैसे ये विंड को ट्रैप करके विंड टर्बाइन्स क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, उसी तरह से सोलर एनर्जी में जो सोलर पैनल्स होते हैं इनको क्या, जैसे इनको विंड टर्बाइन कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, सोलर पैनल्स। ये सोलर पैनल्स क्या करते हैं, सन से सनलाइट लेके क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। ये भी कैसे होते हैं, इको फ्रेंडली। और इनके लिए जैसे विंड टर्बाइन्स के लिए एक बड़ा एरिया चाहिए और प्रॉपर हवा चाहिए, उस तरह से इनके लिए कोई ऐसा वो नहीं होता है। ये बहुत छोटे से स्पेस में भी क्या करते हैं, बहुत छोटे स्पेस में भी आप इनको फिट करा सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो आजकल हर घर में भी नहीं तो आप 80% ऑफ द हाउसेस में क्या देख सकते हो, सोलर पैनल्स देख सकते हो। ये सोलर पैनल्स कैसे होता है, इको फ्रेंडली होते हैं, सबसे बड़ी बात बजट फ्रेंडली होते हैं। ठीक है, ये बात हो गई सोलर एनर्जी की। अब हम बात करते हैं वाटर एनर्जी। वाटर एनर्जी क्या होती है, जो ये वाटर होता है जो कि बहुत तेजी से फ्लो करता है डैम्स में। समझ में आया, जो कि बहुत तेजी से फ्लो करता है डैम्स में, तो ये क्या बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। इस इलेक्ट्रिसिटी को क्या हम बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, अगर हम इसको अलग अलग करते हैं इस वर्ड को, तो हाइड्रो क्या हो गया, वाटर, और इलेक्ट्रिसिटी तो आपकी हो ही गई। तो क्या होता है, फ्लोइंग ऑफ रिवर वाटर, फ्लोइंग ऑफ रिवर वाटर से, फ्लोइंग रिवर वाटर से फ्लोइंग रिवर वाटर से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसको हम कहते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। और इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, वाटर एनर्जी। अब आप एक काम कीजिए, इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जिनको लिखना है वो लिख लीजिए।
तो ले लिए स्क्रीनशॉट। अब हम करने वाले हैं इसके आगे का प्रोसेस। हम इस चैप्टर में इसके आगे का पढ़ेंगे कि इसके आगे क्या क्या और चीजें हैं जो हमें इलेक्ट्रिसिटी में डिस्कस करनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की। ये टर्म आपने कहीं पहले भी सुनी होगी, और नहीं सुनी तो आज हम इसको क्या कर लेते हैं, प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। तो हम पहले बात करते हैं कंडक्टर्स की। अच्छा, कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्टर्स वो मेटल होते हैं, वो मेटल नॉन मेटल होते हैं जो कि क्या करते हैं, अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, इजीली मूव कराते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, कंडक्टर्स वो होते हैं which flow of electricity flows इजीली। ठीक है, तो क्या होते हैं कंडक्टर्स? वो होते हैं, ठीक है, कंडक्टर्स वो होते हैं जिनके अंदर से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी इजीली फ्लो करती है। ठीक है, अब हम कंडक्टर्स की बात करते हैं तो ये क्या है, ये जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये है कॉपर। क्या है ये, Cu। क्या है ये, कॉपर। तो आपने ज्यादातर देखा होगा कि जो वायर्स होते हैं वो किससे बने हुए होते हैं, कॉपर से बने होते हैं। और ऐसा क्यों होता है कि हम कॉपर को ही वायर बनाने के काम में लेते हैं, और जरूरी नहीं है कॉपर ही काम में आता है, कई सारे और मेटल्स नॉन मेटल्स काम में आता है। पर ऐसा क्यों होता है कि हम मोस्टली कॉपर को ही लेते हैं? क्योंकि एज कंपेयर टू अदर मेटल्स कॉपर इज मोर बजट फ्रेंडली। एंड सेकेंड थिंग क्या है, कॉपर एक कंडक्टर है, जिससे क्या होगा, जो भी कॉपर का वायर बनेगा उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कैसी होगी, इजीली फ्लो करेगी। समझ में आया? अब आप अपने घर में जो वायर देखेंगे, अगर आप उसको खोलेंगे उस वायर को, तो उसके अंदर कौन सा मेटल निकलेगा, कॉपर निकलेगा। और कॉपर किस लिए निकलेगा, क्यों निकलेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी उसमें आसानी से क्या होती है, फ्लो करती है। अब हम बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की। देखो, जो सेमीकंडक्टर्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट किस तरह से है, क्योंकि हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कौन से हो गए, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, आपका फोन हो गया, पंखा हो गया, एसी, रेफ्रिजरेटर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, एवरीथिंग, तो वो क्या होते हैं, सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं। सेमीकंडक्टर सबसे ज्यादा कहाँ यूज होते हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में। तो अब डिस्कस करने वाली बात है कि ऐसा क्यों, इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो तो बहुत अच्छे से फ्लो करती है इसमें, तो हम ये क्यों नहीं यूज कर रहे, हम सेमीकंडक्टर्स क्यों यूज करते हैं? तो अब वो भी देखते हैं। सेमीकंडक्टर्स जो होते हैं वो इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच का पार्ट होते हैं। क्या होते हैं, इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच का पार्ट। अब इसको हम थोड़ा और अच्छे से और बहुत इलेबोरेट करके समझेंगे। तो ये कैसे पार्ट है, मतलब समझ में नहीं आया कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी या नहीं करेगी, ये क्या हो गया। तो जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, इनके अंदर जब भी इलेक्ट्रिसिटी आती है, ये हमारे पहले तो हम बात करते हैं अप्लायंसेस में क्यों यूज होता है। ये अप्लायंसेस में इसलिए यूज होते हैं कि इनके अंदर पहली बात तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, और ये इंसुलेटर का वर्क तब करते हैं, पहला तो क्या करेंगे, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कराने की वजह से कंडक्टर्स का वर्क करेंगे, और दूसरा इंसुलेटर्स का वर्क क्यों करेंगे, इंसुलेटर का वर्क ऐसे करेंगे कि कोई भी, जैसे कि आंधी आता है, तूफान आता है, तो आपकी मम्मा आपको कहती होगी ना, जा टीवी का जो प्लग है उसको हटा दे, ठीक है, टीवी का प्लग हटा दे। क्यों, खैर ये सारी चीजें जो होती थी पहले के जमाने में, जो पुरानी टीवी आते थे उन सब में ये चीजें होती थी। आज जो एडवांस टीवी आ रहे हैं उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर जब भी एक्स्ट्रा वोल्टेज आते हैं, एक्स्ट्रा वोल्टेज आने की वजह से जो वायर होता है, वायर क्या होता है, वायर का टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। अब अगर वायर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस क्या होंगे, हम कहते हैं ना फ्यूज उड़ गया, तो फ्यूज क्या है, वो फ्यूज उड़ने की वजह से क्या होता है बताओ,
तो बात यहाँ है कि वो जो फ्यूज उड़ना होता है, हम मानते हैं फ्यूज उड़ गया, अरे ये तो बड़ा गलत है, फ्यूज उड़ गया ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता। फ्यूज उड़ना आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? इससे वो खराब नहीं होंगे। जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो वायर क्या करता है, अपने आप को बीच में से तोड़ लेता है। तोड़ने की वजह से क्या होता है कि जो कनेक्टिविटी होती है, क्या होती है, वायर ब्रेक डाउन हो गया। तो क्या करेगा ये करंट की, ठीक है, करंट की और आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बीच में जितनी भी कनेक्टिविटी है उसको रोक देगा। रोकने की वजह से क्या होगा, आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कैसे रहेंगे, सेफ रहेंगे। समझ में आया, क्या रहेंगे, सेफ रहेंगे। तो इट इज यूज्ड इन होम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। तो समझ में आया भाई, एनर्जी भी फ्लो हो रही है और सही टाइम पे जब ज्यादा एनर्जी आ रही है जिसकी वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो ये इंसुलेटर का वर्क, इंसुलेटर की तरह वर्क करके अपने आप को ब्रेक डाउन करके क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो रोक देते हैं। तो सेमीकंडक्टर्स ये होते हैं। अब हम बात करते हैं इंसुलेटर की। देखो इंसुलेटर जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। अच्छा क्यों नहीं करती है, हम ये बात भी देखते हैं। इनके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी इसलिए फ्लो नहीं करती है क्योंकि इनके अंदर मेटल आते ही नहीं है, सबसे ज्यादा क्या आते हैं, नॉन मेटल्स आते हैं। और हम देखते हैं क्यों फ्लो नहीं करती है। जितने भी इंसुलेटर्स होते हैं जैसे कि वुड, रबर, ठीक है, वुड, रबर, ग्लास, ये सब क्या है, क्या इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, नहीं करती है। अच्छा आप कभी भी देखना तो जो वुड होता है, क्या बोलते हैं, कभी भी कोई आप काम करो, नहीं आप गेट पकड़ लो या फिर आप कोई टेबल पकड़ लो, क्यों, क्योंकि वुड के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, फ्लो ही नहीं करती है। आप किसी भी सर्किट को सही करने जा रहे हो या कोई भी स्विच ऑन करने वाले हो, किसी स्विच में वायर लगाने वाले हो, तो मम्मा कहती होगी ना कि चप्पल पहन के कर। चप्पल पहन के क्यों कर, क्योंकि चप्पल जो बनी होती है वो किससे बनी होती है, रबर से बनी होती है। और उस रबर की वजह से क्या होगा भाई, रबर तो इंसुलेटर है तो आपको करंट नहीं लगेगा। अब बात करते हैं कि भाई चप्पल पहन के इलेक्ट्रिसिटी का क्या मतलब, ठीक है हमने मान लिया कि जो रबर है वो क्या है, इंसुलेटर है, पर कनेक्शन क्या है, कनेक्शन ये है कि एक तरीके का एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं अर्थिंग। मैं यहां लिखती हूं, उसको हम क्या कहते हैं, अर्थिंग, ठीक है। अर्थिंग क्या होता है, हमारी जो अर्थ है वो क्या है, अर्थ इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, क्या है, अर्थ इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मतलब जितनी भी अर्थ के अंदर क्या कैपेबिलिटी है, अर्थ के अंदर सारी की सारी इलेक्ट्रिसिटी अब्सॉर्ब करने की कैपेबिलिटी है, इसलिए हमारी अर्थ क्या है, अर्थ इज अ गुड कंडक्टर। तो जो अर्थिंग होती है, अर्थिंग में ये होता है कि जितना भी करंट होता है वो कहाँ जाता है, वो अर्थ में जाता है। अब आप फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्विच, ठीक है, आपने स्विच को यहाँ पे आपको वायर लगाना है, ठीक है, वायर लगाना है। तो अगर आपने चप्पल नहीं पहनी होगी, आपकी मम्मा के कहने पे अगर आपने चप्पल नहीं पहनी होगी तो आपके पास क्या होगा, वो वायर लगाने की वजह से क्या होगा, जितना भी करंट फ्लो होगा वो सारा कहाँ चला जाएगा, अर्थ में चला जाएगा, जिसकी वजह से आपके अंदर से होते हुए क्या होगा, अंदर से होते हुए इलेक्ट्रिसिटी अर्थ में चली जाएगी। अब जब आपके अंदर आएगी तो ऑफकोर्स आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। बट अगर आप अपने अर्थ के बीच में और अपने बीच में एक इंसुलेटर रखते हो, जिसको माताजी क्या बोलती हैं, चप्पल बोलती हैं, अगर आप चप्पल पहन लेते हो अपनी माताजी के कहने से, तो क्या होगा, आपको करंट नहीं लगेगा, क्योंकि आपके और अर्थ के बीच में क्या है, वो एक चप्पल है, और वो चप्पल क्या है, इंसुलेटर है। तब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स बता देती हूँ इनके। तो कंडक्टर का एग्जाम्पल एक हमने कॉपर देख लिया, कॉपर के साथ क्या हुआ, सिल्वर हो गया, ठीक है, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड, एल्यूमिनियम। अब हम सेमीकंडक्टर का एग्जाम्पल देखते हैं। तो जो आपको फोटो दिख रही है, ये फोटो किसकी है, सिलिकॉन की, ठीक है। अब इसके साथ साथ और एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल क्या होगा, जर्मेनियम, ये सब लर्न करना है आपको क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कोर्स में। तो लाइक जर्मेनियम, बोरॉन, इंडियम,
और सिर्फ यही एग्जाम्पल नहीं है, कई एग्जाम्पल है, पर 3 एग्जाम्पल्स इज आर ओके। आपको 3 एग्जाम्पल्स आपने कर लिया वो बहुत है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स में मैंने आपको बता दिया, मैं इसको साफ तरह से लिख देती हूँ, विच इज वुड, रबर, ग्लास, ऑयल, प्लास्टिक एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा, एक और बात मैं आपको बताना भूल गई। हमारे घर में जितने भी स्विच बोर्ड्स होते हैं, वो किसके बने होते हैं? प्लास्टिक के बने होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि प्लास्टिक क्या है? इंसुलेटर है। अगर आप स्विच बोर्ड अगर आप मेटल से बना देते हैं, आयरन से बना देते हैं, कॉपर से बना देते हैं, तो वो हाथ लगा दिया आपको तो करंट आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि वो क्या है? कंडक्टर है। आयरन, कॉपर इज अ कंडक्टर। आप उसको हाथ लगाएंगे तो आपके करंट आएगा। बट अगर वही स्विचेस बोर्ड प्लास्टिक के बने हुए होंगे, जो कि बहुत अफोर्डेबल है, बहुत फैंसी लगते हैं, तो उससे क्या होगा? आपको करंट भी नहीं आएगा। तो अब एक बार आपके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब हम आगे का पढ़ते हैं। तो अब हम बात यहाँ किसकी करेंगे? चार्जेस की, कि चार्जेस क्या होते हैं। अब हर जगह सुना होगा चार्जेस, चार्जेस, चार्जेस। तो चार्जेस क्या होते हैं? व्हाट आर चार्जेस, ठीक है। अब हम चार्जेस की बात करते हैं। तो चार्जेस में 2 तरह के चार्ज होते हैं जो हमने पढ़ा है। पहला क्या है? इलेक्ट्रॉन। दूसरा क्या है? प्रोटॉन। क्या हो गए? 2 तरीके के चार्ज हो गए, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब सुना तो सभी है, पर ये होता क्या है हम ये देखते हैं, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? नेगेटिव चार्ज होते हैं। और जो प्रोटॉन होते हैं वो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। अब हम चार्जेस के बारे में कुछ पढ़ते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं है। तो जैसे कि पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट्स, हमने हमेशा मूवीज में देखा है, जो भी हीरो होगा या फिर जो भी हीरोइन होगी वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एंड फिर क्या होता है? केमिस्ट्री स्टार्ट होती है। तो उसी तरह से यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव क्या है? अपोजिट चार्जेस हैं। तो एवरी टाइम अपोजिट, जैसे लोग अट्रैक्ट करते हैं वैसे क्या होता है? अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा तो क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और अगर यही पॉजिटिव चार्ज है तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। जैसे कि हमारे माताजी पिताजी दोनों पॉजिटिव चार्ज है या तो दोनों नेगेटिव होंगे, उससे क्या होगा? लड़ाई होंगी, तो क्या होगा? रिपेल करेंगे एक दूसरे को। नेगेटिव चार्जेस क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट्स, पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव रिपेल। ये एक बार आप लिख लीजिए। तो आपने लिख लिया होगा, अब ये समझ में आ गया। तो हम इससे आगे बढ़ते हैं। हमको यहां ये समझ में आ गया है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैसे हो गए। नेगेटिव चार्ज तो इलेक्ट्रॉन होता है और पॉजिटिव चार्ज कौन होता है? प्रोटॉन होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की हमको पूरी एक तरीके से फिलॉसफी समझ में आ गई है, पूरा एक कंसेप्ट समझ में आ गया है। अब हम बात करते हैं कि भाई फिर इलेक्ट्रिसिटी से इनका क्या लेना देना है। मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो हम चार्जेस क्यों पढ़ रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी में कुछ ना कुछ तो इनका कनेक्शन होगा। तो वो कनेक्शन ये है कि द फ्लो ऑफ चार्जेस क्या होता है? द फ्लो, इसको लिख लीजिएगा, द फ्लो ऑफ चार्जेस पर the flow of charges in a cross section area per unit time, ठीक है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज द फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम। मतलब अब हम बात करते हैं कि एक बार इसको लिख लो अच्छे से, ठीक है। ये लिख लिया। अब देखो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है? क्रॉस सेक्शनल एरिया वो होता है, इलेक्ट्रिसिटी में देखो हर किसी फिजिक्स में हर जगह आपको क्रॉस सेक्शनल एरिया मिलेगा, पर हम इलेक्ट्रिसिटी में कौन सा क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहे हैं, हम वो देखते हैं। तो वो क्रॉस सेक्शन एरिया है, फॉर एग्जाम्पल ये वायर है,
इस वायर को आपने क्या किया, बीच में से कट कर दिया। कट करने के बाद इसका जो स्ट्रक्चर दिखेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा कि नहीं दिखेगा, दिखेगा ना। तो वो जो पूरा की पूरा एरिया है उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब प्लेन दिखाना। आपने वायर को यहां से काट के इसका प्लेन दिखाया है, ठीक है, तो ये क्या होता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसके अंदर से पर यूनिट टाइम मतलब हर पर सेकंड में जितने भी चार्जेस फ्लो होंगे हम उनको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ क्रॉस सेक्शनल एरिया पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो अब समझ में हम चार्जेस की बात क्यों कर रहे थे इलेक्ट्रिसिटी में। अच्छा, कौन से चार्जेस फ्लो करते हैं? चार्जेस तो हमारे पास दो है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन भी है, हमारे पास प्रोटॉन भी है। तो दोनों में से कौन से चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, इसकी तो हमने बात नहीं करी। तो देखिए, पहले के जमाने में क्या था, जब इलेक्ट्रिसिटी का क्या हुआ था, फिनोमिना क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उस टाइम क्या माना जाता था, उस टाइम ये माना जाता था कि प्रोटॉन क्या करते हैं, पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, एक सेकंड रुकिएगा, गलती हो जाती है, सबसे होती है, तो कर सकते हैं अपन ये सब, ठीक है। अभी वो गलती से मैंने लिख दिया तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। तो इट्स क्या है वो, पहले के जमाने में क्या कहा जाता था, जब इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमिना क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उस टाइम क्या कहा जाता था कि पॉजिटिव चार्ज जिस भी डायरेक्शन में फ्लो करेंगे उसी डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी। मतलब पॉजिटिव चार्ज अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होगा, करंट किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में ही जाएगा, जो कि पूरा के पूरा रॉन्ग था। ये पूरा गलत कॉन्सेप्ट था, ये जिसने भी दिया बहुत गलत कॉन्सेप्ट दिया, ये पूरा गलत था। बट जब हमें हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती है तो हमें धीरे धीरे समझ में आने लगा कि कौन सा चार्ज मूव करता है, कौन सा नहीं करता। तो जो प्रोटॉन होता है वो क्या करता है, मूव नहीं करता है, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, मूव करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है। तो पहले तो सबसे बड़ी बात यही गलत थी कि पॉजिटिव चार्ज मूव करता है, और दूसरी सबसे बड़ी बात गलत ये थी कि पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। ऐसा कभी नहीं होता, जब भी इलेक्ट्रिसिटी इंड्यूस वाली होती है तो उस टाइम कौन सा चार्ज मूव करता है, इलेक्ट्रॉन। मतलब फॉर एग्जाम्पल ये एक वायर है तो इसके अंदर से पॉजिटिव चार्ज नहीं जाएगा, इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। समझ में आया, कौन सा चार्ज फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। अब देखो, अब एक बात समझाती हूं। अब यहां बात आ गई डायरेक्शन की, कि भाई हमने पहले पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन जो होता है, नहीं प्रोटॉन जो होता है, जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो किसकी डायरेक्शन में फ्लो करेगा, करंट की डायरेक्शन में। वो भी गलत था, डायरेक्शन ही गलत बताई इन्होंने। तो जब धीरे धीरे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई तब पता चला कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पहली बात तो वो मूव करते हैं, ठीक है, प्रोटॉन्स तो करते ही नहीं है। फिर दूसरी बात ये कि इसके डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन में मूव नहीं करते, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ जा रहे हैं तो करंट जो होगा, करंट किस तरफ मूव करेगा, करंट इस डायरेक्शन की तरफ मूव करेगा। समझ में आया, अगर इलेक्ट्रॉन्स उस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, अब हम इसको कुछ इस तरह से ले लेते हैं कि जैसे माता जी हैं, अगर आपकी माता जी ने आपको कोई काम दिया है और आपने उसको मना कर दिया, आप क्या गए, उनके ऑपोजिट गए हो कि नहीं गए, ऑपोजिट गए। ऑपोजिट जाने की वजह से माता जी को गुस्सा आएगा, उनमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। उसी तरह से जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन करंट के ऑपोजिट में फ्लो करेंगे तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। आप इस तरीके का कॉन्सेप्ट कुछ लगा सकते हो। तो हमारी यहाँ बात किसकी हो गई, इलेक्ट्रॉन की हो गई एंड प्रोटॉन की हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट की। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं एसआई यूनिट की। ठीक है, तो देखो हम फॉर्मूला ऑफ करंट पढ़ते हैं, हमने यहाँ पढ़ लिया है कि भाई करंट क्या है क्या नहीं। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला पढ़ते हैं। ठीक है, ये लिख लो, ये क्या है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। ये मूव नहीं करते हैं। ठीक है,
और ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फॉर्मूला ऑफ करंट की। ठीक है, और हाँ, इलेक्ट्रॉन्स किस डायरेक्शन में मूव करेंगे ये भी लिख लो। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो करंट किस डायरेक्शन में जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, किस डायरेक्शन में जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन। आगे समझ में, ये कंसेप्ट आपको समझ में आया। अब हम बात करेंगे फॉर्मूला ऑफ करंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो आई बोला जाता है, आई को क्या बोला जाता है, आई को हम करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। ठीक है, करंट को हम किससे डिनोट करते हैं, आई से। चार्जेस को हम किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। इन चार्जेस को क्यू से डोनेट करेंगे। ठीक है, और टी को किससे डिनोट करते हैं, टाइम से। तो हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिसिटी वो होती है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया में से कितने चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इसकी बात करते हैं कि करंट क्या होता है। तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, हम किस तरह से कंसीडर करते हैं। तो देखो, जो करंट होता है इसका जो फॉर्मूला होता है I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। समझ में आया, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देती हूँ, इसको मैं ब्लॉक में डालूंगी, आप भी ब्लॉक में डाल लीजिएगा। I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ठीक है, मैं इसका कलर चेंज कर देती हूँ जिससे आपको भी थोड़ा ठीक लगे। ठीक है, I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ये क्या हो गया, करंट हम कैसे डिनोट करते हैं, क्यू बाई टी, मतलब कितना चार्ज फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि भाई इसकी भी तो कोई यूनिट होती होगी, कुछ तो यूनिट होती होगी, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। ठीक है, तो देखो, जो करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलाम। क्या होती है, कूलाम। एक सेकेंड, क्या क्या होती है, कूलाम। तो जो कूलाम होती है वो क्या होती है, एसआई यूनिट किसकी होती है, इलेक्ट्रिक करंट की। अच्छा, एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट को हम कहते हैं इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। क्या कहते हैं, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम। इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम क्या होता है कि भाई इंटरनेशनली जो यूनिट कंसीडर करी जाती है, जो मेन यूनिट, उसको हम कहते हैं एसआई यूनिट। तो इसकी एसआई यूनिट होती है कूलाम। ठीक है, जिसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं, सी से। अब देखिए, ये आप एक बार लिख लीजिए, फिर हम आगे का देखते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपने लिख लिया, तो मैं इसको रब कर देती हूँ, थोड़ा मुझे स्पेस मिल जाएगा लिखने के लिए। ठीक है, तो हमने यहां बात किसकी करी थी, करंट की। ठीक है, तो हमने यहां करंट की बात कर ली है। अब हम बात कर रहे थे एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट करंट की क्या होती है। ठीक है, तो जो एसआई यूनिट होती है कूलाम, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, सी से। और ये किसके इक्विवेलेंट होती है, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है। जो ये एसआई यूनिट कूलाम होती है ना, ये किसके इक्विवेलेंट होती है, ये किसके इक्विवेलेंट होती है, ये 6 × 10⁻18 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, इक्विवेलेंट होती है। अब ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसकी यूनिट क्या है, इसकी क्या है, बेसिक यूनिट क्या है। अब करंट की यूनिट की बात करते हैं, हम करंट की यूनिट की बात करते हैं। तो करंट की यूनिट को क्या हम बोलते हैं, एम्पियर। ठीक है, अब इससे पहले ये देखिए, जब हमने कहा कि ये 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है,
तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है 16 इंटू 10 माइनस 16 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 19, ठीक है, 16 इंटू 10 रेज टू पावर 19 माइनस का 19। तो ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, चार्ज होता है। अब हम बात करते हैं कि करंट की यूनिट क्या होती है। करंट की यूनिट होती है एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। करंट की यूनिट क्या हुई, एम्पियर। ऐसा यूनिट मैं इसको प्रॉपर तरीके से लिख देती हूँ जिससे आप लिख सकें। ठीक है, करंट की यूनिट क्या होती है, एम्पियर, ठीक है। एम्पियर को कैसे डिनोट करते हैं, एम्पियर को ए से डिनोट करते हैं। समझ में आया, एम्पियर को किससे डिनोट करेंगे, ए से डिनोट करेंगे। अब ये एम्पियर दिया किसने, ये भी हमको नहीं पता। जो एम्पियर दिया ये थे हमारे बहुत महान साइंटिस्ट आंद्रे मारी एम्पियर ने। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हो इनकी। तो इन्होंने क्या दिया, एम्पियर यूनिट दिया। इनका नाम क्या था, आंद्रे मारी एम्पियर, ठीक है। इन्होंने अपने नाम पे एक यूनिट दी। किसकी यूनिट, करंट की यूनिट, जिसका नाम क्या निकला, एम्पियर निकला, ठीक है। तो एक एम्पियर में अगर हम इस फॉर्मूला से इसको कनेक्ट करते हैं तो एक एम्पियर में कितना होता है, 1 कूलाम बाय 1 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, इलेक्ट्रिक करंट था। अब बात है कि हम करंट को मेजर कैसे करते हैं। करंट को मेजर कैसे करते हैं भाई, कैसे नापेंगे, हाइट को मेजर कर लेते हैं, पानी को मेजर कर लेते हैं। तो ये करंट को हम कैसे मेजर करेंगे, ये भी तो मेजर हम बोलते हैं कि 6 कूलाम 6 एम्पियर 5 एम्पियर। तो जो एम्पियर हम मेजर कैसे कर रहे हैं, क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है इसको मेजर करने का। तो इसका जो प्रोसेस है मेजर करने का वो एक तरीके की मशीन है। और वो जो मशीन है वो है ये कौन सी मशीन है, इसको हम कहते हैं एमीटर। हम इसको क्या कहते हैं, एमीटर। और एमीटर क्या करता है, एमीटर क्या करता है, करंट को क्या करता है, मेजर करता है। समझ आया, तो करंट को मेजर करने के काम में क्या आएगा, एमीटर आएगा, ठीक है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। अब हम कल आगे पढ़ेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो आज आप यहां तक पढ़कर आइएगा। थैंक यू।